biology. So the first chapter in your NCERT is the living world. तो लिविंग वर्ल्ड से आप ये सोच रहे होंगे कि जो आसपास के हमारे वर्ल्ड में लोग हैं या लिविंग थिंग्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो यस, वैसा ही करना है, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब हम लिविंग और नॉन लिविंग की बात करेंगे तो उसमें किस बेसिस पे हम उसको डिफर करते हैं, किस बेसिस पे हम उसे डिस्टिंग्विश करते हैं. तो वो कॉन्सेप्ट है लाइफ का. तो लाइफ क्या है? लाइफ इज अ प्रॉपर्टी दैट डिस्टिंग्विशेस लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. तो हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है. तो उसका जो सबसे पहला हम पढ़ते थे कि लिविंग थिंग्स हैव लाइफ एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ, तो वो इसी बेसिस पे हमने उसे क्लासिफाई करा. अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हमें क्या नीड आई कि हमें अपने लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई करना पड़ा, उसके बारे में स्टडी करनी पड़ी, तो उसकी क्या नीड थी. तो आइए सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं जो कि है ग्रोथ. ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज द परमानेंट इंक्रीज इन मेजरेबल फीचर्स लाइक मास एंड वॉल्यूम. तो इसका मतलब हुआ लिविंग थिंग्स ग्रो. अब लिविंग थिंग्स जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं, लेकिन कई केसेस में जैसे मल्टी सेलुलर में भी हम देखते हैं कि वो सेल डिवीजन से ग्रो करती है. सेल डिवीजन तब भी होती है जब सेल्स को वॉर्न आउट सेल्स और टिश्यू रिप्लेस करने होते हैं. तो इस करके हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दोनों ग्रो करते हैं. लेकिन अब हम देखें प्लांट्स और एनिमल्स में. प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट देयर लाइफ होती है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है. एनिमल्स ग्रो अप टू सर्टेन एज, जब तक वो मेच्योरिटी तक रीच करते हैं, उसके बाद उनकी जो ग्रोथ होती है वो कांस्टेंट रहती है. अब बात ये है कि हम लिविंग थिंग्स ग्रोथ को हम एक डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स माउंटेन्स, सैंड माउल्स, तो उनमें क्या पाया जाता है कि अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास का क्राइटेरिया ले लें ग्रोथ के लिए, तो अगर माउंटेन्स है, माउंटेन्स जैसे कि स्नोफॉल हो रही, स्नो इन पे इकट्ठी हो रही है, तो हम ओवरऑल देखेंगे कि माउंटेन्स भी ग्रो कर रहे हैं. लेकिन लिविंग थिंग्स में हम देखते हैं कि ग्रोथ इनसाइड से होती है. तो इस करके हम ये नहीं कह सकते कि ये एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करने के लिए. तो इसलिए अब हम आए सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इट इज द प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन. सेकंड प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन. और रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी. प्रोजेनी की प्रोडक्शन जब पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स में होती है जो कि उनसे कहीं थोड़ी बहुत डिफर करती है या सिमिलर होती है कुछ ट्रेट्स में, तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, उस फिनोमेना को. अब जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात करेंगे. तो ज़्यादातर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही इसमें पॉइंट लेके चलते हैं. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है ह्यूमन बीइंग्स में होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या है? जब गैमीट्स दोनों पेरेंट से, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट से गैमीट्स फ्यूज होते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जब हमें एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है और वो असेक्सुअल मीन से प्रोड्यूस करती है. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी में गिवन है. असेक्सुअल स्पोर्स से प्रोड्यूस होते हैं फंजाई. फंजाई में असेक्सुअल स्पोर्स से वो प्रोड्यूस होते हैं. और प्लेनेरिया, जिनका कॉमन नेम है फ्लैटवॉर्म्स, वो ट्रू रीजनरेशन से प्रोड्यूस होते हैं. ऐसे ही कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो असेक्सुअल मीन से प्रोड्यूस करते हैं. अब रिप्रोडक्शन में क्या पॉइंट है? रिप्रोडक्शन में ये पॉइंट आया कि कुछ लिविंग थिंग्स जैसे कि म्यूल्स, जैसे कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स और स्टेराइल वर्कर बीज, ये लिविंग थिंग्स तो हैं बट ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. दे आर स्टेराइल. म्यूल्स एक्चुअली क्या है? म्यूल्स है प्रोजेनी जब प्रोड्यूस होती है, जब गैमीट्स फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी से मिलके जो वो प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं उसे हम म्यूल्स कहते हैं. तो म्यूल्स एक्चुअली स्टेराइल होते हैं. फिर आता है पॉइंट
भी उसके बाद इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, कुछ में इनफर्टिलिटी इश्यूज होते हैं कपल्स में, तो वो भी अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। स्टेराइल वर्कर बीज, स्टेराइल वर्कर बीज एक्चुअली हम यहाँ पे हनी बी की कॉलोनी की बात कर रहे हैं। हनी बी की कॉलोनी में क्वीन होती है, ड्रोन्स होते हैं और वर्कर होते हैं। वर्कर जो कि स्टेराइल होती है, मेनली रिप्रोडक्शन का काम होता है ड्रोन्स और क्वीन के बीच में। तो ये तो दो प्रॉपर्टी हमने कही, इस करके हम रिप्रोडक्शन को भी कह रहे हैं इट इज नॉट अ डेफिनेट प्रॉपर्टी टू क्लासिफाई लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर मेटाबॉलिज्म। तो आइए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म एक्चुअली है सम टोटल ऑफ द केमिकल एक्टिविटीज दैट इज अकरिंग विद इन योर बॉडी। हमारी बॉडी जो है वो सेल्स की बनी है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, कुछ लार्ज केमिकल्स हैं, कुछ स्मॉलर केमिकल्स हैं, वो उनकी वर्किंग चलती ही रहती है हमारी बॉडी में, चाहे हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो इस करके ये जो सारी केमिकल एक्टिविटीज हमारी बॉडी में हो रही हैं, इसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअली क्या है। मेटाबॉलिज्म जो है वो सम टोटल है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का। अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म समझिए। मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म है जब लार्जर मॉलिक्यूल्स, लार्जर केमिकल्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर वंस में, तो वो है कैटाबॉलिज्म, ताकि हमारा बॉडी फ्लूइड उसे एब्सॉर्ब कर सके और फर्दर वर्किंग हो सके। एनाबॉलिज्म है जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होकर लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये टोटल सब मिलके मेटाबॉलिज्म, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म जो है लिविंग थिंग्स में तो केमिकल्स हैं, इस करके मेटाबॉलिज्म वहाँ पे हो रहा है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में केमिकल्स एब्सेंट होते हैं, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस नहीं हो रही होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज अ डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि है हाईली ऑर्गेनाइज्ड। लिविंग थिंग्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ऐसा क्यों है? अब हम देखेंगे जो लिविंग थिंग्स है, या हम अपनी बॉडी का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी है, सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गेनेल्स बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं, ऑर्गन्स मिलके फिर आगे हमारा पूरी बॉडी बनाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये कितनी कितनी मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हमारी बॉडी इतनी हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। तो इस करके ये भी एक फीचर लिविंग थिंग्स का है। उसके बाद हमारी कैरेक्टरिस्टिक आती है एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारे आसपास चाहे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, दे कैन सेंस देयर एनवायरनमेंट। हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी कैन फील, वी कैन स्मेल, है ना, और भी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उस हिसाब से। अब इसमें देख सकते हैं हम, ये तो हो गए हमने ह्यूमंस की बात करी। एनिमल्स दे ऑल्सो कैन सेंस देयर एनवायरनमेंट। और प्लांट्स में आ गया, प्लांट्स जो होते हैं वो सेंस करते हैं अपने फोटो पीरियड या सनलाइट या वाटर के हिसाब से, दे कैन सेंस देयर एनवायरनमेंट। सो दीज वर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब आपकी एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी मैं एनसीईआरटी से आपको रीड आउट करूँगी साथ साथ, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइन्स उठा के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, या क्योंकि ये इतना कैची नहीं है टॉपिक, तो इस करके मैं चाहती हूँ कि आपको एटलीस्ट ये टर्म्स तो ढंग से क्लियर हो। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब डाइवर्सिटी से आप ये समझिए लिविंग वर्ल्ड में जो आपके आसपास
बहुत तरह के, अगर हम कोई भी एक एरिया देखें या कोई गार्डन या कुछ भी हम देखें तो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में हम देखेंगे कितने सारे ट्रीज हैं, कितने सारे पॉटेड प्लांट्स हैं, कितने तरह के एनिमल्स होंगे। हम खुद भी ह्यूमन बींग्स हैं तो हम देखते हैं हमारे आसपास कितनी डाइवर्सिटी है। तो एक्चुअली अब हम ये देखें डाइवर्सिटी है तो अब हमें इनके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। और अगर हम देखें कि कई बार कोई लोकल लैंग्वेज में, किसी एरिया की लोकल लैंग्वेज में इस एनिमल या इस प्लांट का कुछ और नाम होता है, किसी और वर्ल्ड की किसी और जगह में या हम किसी और स्टेट में भी देख लें विद इन इंडिया तो और कोई नाम होगा। तो इस करके हमारे साइंटिस्ट ने ये कोशिश करी कि हम उनका कोई एक ऐसा नाम रखें, बायोलॉजिकल नेम या कोई ऐसा नेम रखें जो कि थ्रू आउट वर्ल्ड उस नाम से जाना जाए। तो इस करके अब हम इसमें डाइवर्सिटी में सबसे पहले आपको जो टर्म क्लियर होनी चाहिए दैट इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी इट इज द नंबर और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी हम कह रहे हैं जो हमारे आसपास सारा लिविंग वर्ल्ड है जो हम देख रहे हैं उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब जब हम इतनी सारी डाइवर्सिटी अपने आसपास ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें उनके बारे में पता तो होना चाहिए, एटलीस्ट कॉमन बंदे को या कॉमन किसी भी इंसान को उसके एटलीस्ट नाम तो पता होना चाहिए। तो इस करके साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हमें नोमेनक्लेचर पता हो। तो नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर इज बेसिकली नेमिंग। नोमेनक्लेचर आपकी एनसीईआरटी में चुके हुए हैं। तो there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। यही जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये नीड रखी कि एक स्टैंडर्डाइज करना चाहिए हमें नाम कि वो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। तो इस प्रोसेस को इन्होंने कहा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. तो अब हमें एक और पॉइंट यहाँ पे समझना चाहिए which is identification. यहाँ पे ये कहा गया है कि हम नोमेनक्लेचर या फिर नेमिंग ऑर्गेनिज्म की तभी कर सकते हैं अगर हम उस ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज प्लांट और एनिमल अगर हम उसे सही से आइडेंटिफाई कर सकें। तो आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी बुक में दिया गया है कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी द नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रोसीजर्स बहुत सारे असाइन करे ताकि हम एक ऐसा साइंटिफिक नेम दे सके हर एक ऑर्गेनिज्म को। तो प्लांट्स के लिए जो था इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिक नोमेनक्लेचर और एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, तो ये ICZN ICBN ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। इन्होंने प्लांट्स के लिए दिया और इन्होंने एनिमल्स के लिए दिया नोमेनक्लेचर। तो पहले से जो भी प्लांट्स आइडेंटिफाई हुए, जो भी एनिमल्स आइडेंटिफाई हुए उन्होंने दिए और आने वाले टाइम में अभी भी जो हो रहे हैं दे ओनली टेल देयर नेम्स और क्लासिफाई देम। तो उसके बाद अब आ गया जब हमने कहा कि एक स्टैंडर्डाइज हमें एक साइंटिफिक नेम अडॉप्ट करना पड़ा। तो अब साइंटिफिक नेम चाहे बायोलॉजिकल नेम है उसे हम कैसे समझेंगे? बायोलॉजिकल नेम जो होता है, बायोलॉजिकल नेम एक्चुअली उसके इन्होंने जो साइंटिफिक नेम दिया है ऑर्गेनिज्म को उसके ना कुछ रूल्स थे, कुछ प्रिंसिपल थे जो यूनिवर्सली फॉलो किए जाते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन और पेपर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब बायोलॉजिकल नेम का अगर मैं आपको सिंपली समझाऊँ, बायोलॉजिकल नेम बायोलॉजिकल नेम में फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, जैसे कि मैंगो। मैंगो तो एक कॉमन नेम हो गया। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा
मैंगीफेरा इंडिका। आपको ये नाम याद होना चाहिए क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बहुत बार इसका जिक्र किया गया है अलग अलग एग्जाम्पल्स में। तो आपसे किसी भी तरीके से ये पूछा जा सकता है कि वेदर आप मैंगो का साइंटिफिक नेम बताइए, या ये तरीका सही है इसे लिखने का, या मैंगीफेरा की कोई भी एक स्पीशीज़ का नाम बताइए। ओके, तो अब मैंगीफेरा इंडिका आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल बोर्ड पे लिखा है या हम लोग लिखते हैं, हम वर्ड्स को ऐसे नहीं लिखते कि है ना। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें अलग से करी हैं जो अभी शायद आपको नहीं समझ आ रही, बट मैं आपको अगर यूनिवर्सल रूल्स बताऊंगी तो आपको समझ आएंगे। तो यूनिवर्सल रूल्स क्या कहते हैं, जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं दे आर जनरली इन लैटिन, वो लैटिन लैंग्वेज से ही अडॉप्ट किए गए हैं एंड आर रिटन इन इटैलिक्स। ओके, तो ये तो सबसे पहला आपका यूनिवर्सल रूल हो गया। द सेकेंड रूल इज द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस एंड द सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। अब यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है, ये मैंने आपके सामने लिखा था बायोलॉजिकल नेम मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका। तो इन्होंने कहा जो बायोलॉजिकल नेम में फर्स्ट वर्ड है वो डिनोट करता है जीनस, और जो सेकंड वर्ड है वो डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये सेकंड रूल आ गया। फर्स्ट रूल था कि वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, वहीं से आए हैं, दे आर जनरली इन लैटिन एंड आर रिटन इन इटैलिक्स। और सेकंड था बायोलॉजिकल नेम में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस होता है, और सेकंड वर्ड जो होता है दैट रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक एपिथेट। Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। क्योंकि अब मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ तो मैं हैंड रिटन, उन्होंने कहा अगर हम लिखते हैं तो दोनों वर्ड्स, दोनों कॉम्पोनेंट बायोलॉजिकल नेम्स के दे शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेपरेटली उन्हें अंडरलाइन करा है, मैंगीफेरा को अलग से करा है, इंडिका को अलग से करा है। दिस वॉज योर थर्ड प्रिंसिपल। नाउ द फोर्थ प्रिंसिपल सेज द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica। तो यही कह रहे हैं कि जो फर्स्ट वर्ड है जो कि जीनस डिनोट कर रहा है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे जीनस का मैंगीफेरा और हमने मैंगीफेरा के एम को कैपिटल लेटर से लिखा है। और जो सेकंड वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का सेकंड कंपोनेंट है उसे हम, उसका फर्स्ट लेटर हम स्मॉलर लिखते हैं जो कि स्पीशीज का पार्ट होता है। तो ये थी कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो आइए अब जो पॉइंट है अब यहाँ पे आ गया, जब हमें इतने सारे लिविंग वर्ल्ड में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स का पता लगा, ताकि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इतनी सर्च करी, इतनी रिसर्च करी कि उन्होंने अलग अलग नाम उसके अडॉप्ट करे हैं। तो अब एक तरीका भी होगा, एक मेथोडोलॉजी भी हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी ताकि हम इसके बारे में पढ़ सकें। तो इस करके इन्होंने कहा है सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक देम पॉसिबल। अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें कोई एक मेथड, एक मीन्स अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसको एक तरीके से पढ़ सकें। एंड दिस वॉज क्लासिफिकेशन। तो अब आपके पास आई क्लासिफिकेशन का पॉइंट है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन। ये जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स थे ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, 2 मार्क्स वगैरह में आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये आप किसी भी एग्जाम्पल को याद करके अपने माइंड में इसकी प्रिंसिपल सेट कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ गई जो कि है क्लासिफिकेशन।